आज के इस लेक्चर में हम अपना यूनिट 5 का ही लास्ट टॉपिक है ये रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग से जो भी होता है, आजकल हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की एक समस्या है जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में छाई हुई है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जब किसी रीजन के वेदर इवेंट्स में लॉन्ग टर्म एवरेज चेंजेस आ जाएं, तब हम उसको कहते हैं क्लाइमेट का चेंज हो गया। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पूरे वर्ल्ड का वार्म होना ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, एंड दिस इंक्रीज टेम्परेचर इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग होने के पीछे एक फिनोमेना होता है जो कि हमने बहुत सुना हुआ है, होता है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक वैसे तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बढ़ता जा रहा है और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है, वार्मिंग कुछ ज़्यादा हो जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कह रहे हैं। वैसे ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये प्रोसेस ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो -19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो कि बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं रह जाएगा। तो हमारे लाइफ के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंपैरिजन दिया गया है कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा होता है और ह्यूमन इंड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा होता है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पे आती है। यहाँ पे हमारी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ऊपर की लेयर्स में, और यहाँ अर्थ है। ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रोल होता है? जैसे हमारी सोलर रेडिएशन अर्थ के पास आती है, अर्थ क्या करती है? री रेडिएट करती है उस हीट को। कुछ हीट जो है वो आते ही हमारे क्लाउड्स में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ जो अर्थ तक पहुँच जाती हैं उसमें से भी कुछ हीट जो होती है वो री रेडिएट हो जाती है वापस स्पेस में। जब ये री रेडिएट हो रही होती है तब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। उस ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन नेचुरल तरीके से क्या हो रहा होता है? स्पेस में ज़्यादातर हीट एस्केप कर जाती है और ग्रीन हाउस गैसेस थोड़ी मात्रा में ये गैसेस को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ठीक है, री एमिटेड हीट जो होती है वो लेस होती है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करके फिर से री एमिट कर रही हैं हमारी अर्थ पे, वो अमाउंट कम होता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड में क्या हो जाता है कि सोलर रेडिएशन उसी तरीके से आ रही है, लेकिन अब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हैं। तो क्या होगा? जैसे ही अर्थ री रेडिएट करेगी हीट को, तो बहुत ही कम हीट जो है वो स्पेस में एस्केप करके जा पाएगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में री एमिटेड हीट हमारी होगी जो वापस से अर्थ पे आएगी। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अब इंक्रीज्ड वार्मिंग होगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। अब हमें सन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देख लेना चाहिए। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं? एनर्जी में हाई होती हैं और वेवलेंथ में शॉर्ट होती हैं। जो अर्थ हमारी री एमिट करती है वो क्या होती है? इंफ्रारेड होती है रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन होती है और वेवलेंथ उसका लॉन्गर होता है सोलर रेडिएशन से। ठीक है, एनर्जी लो होती है लेकिन वेवलेंथ लॉन्ग होती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस वही बात है कि जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, जो कि अर्थ री एमिट करता है, तो इसी चीज़ से हमारी वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना कह देते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। सबसे पहला क्या होता है? वाटर वेपर। सबसे ज़्यादा जो ओवरऑल कंट्रीब्यूटर होता है वो वाटर वेपर होता है। CO2 और जो अदर गैसेस होती हैं इनकी वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ता है। तो ये हमारी बहुत मेजर ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन फ़ायदा ये है कि इसकी शॉर्टर लाइफ टाइम होती है और क्विकली साइकिल हो जाती है। जो हमारी साइकिल चलती रहती है एटमॉस्फेयर में, तो बहुत आसानी से ये साइकिल हो जाती है, लाइफ टाइम इसकी शॉर्टर होती है। तो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसका हमारे ग्लोबल वार्मिंग में नहीं हो पाता। दूसरे नंबर पे आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, जिसको हम अक्सर ही ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएट करके देखते हैं। अब
कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे ही एटमॉस्फेयर और ओशियंस दोनों क्या हो जाएंगे, वार्मर, गर्म हो जाएंगे पहले से। अब इस चीज़ का इफेक्ट्स क्या क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है, सी लेवल राइज इससे हो जाता है। हीट जैसे जैसे हमारे वाटर में एब्जॉर्ब होती है, वाटर क्या होता है, गर्म होता है, और वाटर गर्म होने पे एक्सपैंड करता है, जिससे क्या होता है, सी लेवल राइज हो जाता है। अब इस सी लेवल राइज से क्या होगा, जो हमारे आइलैंड नेशंस हैं, जो कि समुद्र तट के पास जो इलाके हैं, वो सब क्या होंगे, बाढ़ की स्थिति वहाँ पे आ जाएगी। हरिकेन ज़्यादा आने लगते हैं। हरिकेन्स भी तो इसीलिए होते हैं ना, जब वाटर हीट होता है फिर इवेपोरेट होके जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। तो हरिकेन्स, साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। जब ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज़्यादा रेन्स भी होंगी। स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है ओशियंस में। ओशियंस क्या होता है, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जो उसमें लेयर होती है, ऊपर की लेयर थोड़ी गर्म, नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे ठंडी होती जाएगी, तो जो गर्म लेयर है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो ओशियंस हैं वो लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी मीथेन आती है। मीथेन के दो सोर्सेज हो सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड। नेचुरल में हमारे सबसे ज़्यादा वेटलैंड से निकलती है हमारी मीथेन गैस, सबसे लार्जेस्ट सोर्स है। कैसे यहाँ पे सोर्स होता है हमारा मीथेन का, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद बाकी जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वो हैं वाइल्ड फायर्स, वॉल्केनोज, टर्माइट्स और ओशियंस। अब अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड की बात करें, ह्यूमन इंड्यूस्ड हमारी होती है लाइफ स्टॉक या एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये प्राइमरी सोर्स होता है जो कि हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो मीथेन हमारी एमिट हो रही है सबसे ज़्यादा इसकी वजह से हो रही है, ह्यूमन इंड्यूस्ड। फिर नेचुरल गैस जब हम बनाते हैं, ये इसका पार्ट होता है, ये लैंडफिल से जो गैस निकलती है उसमें भी मीथेन होता है। नेक्स्ट हमारी जो गैस है वो है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। इसके भी दो सोर्सेस हो सकते हैं, नेचुरल में बैक्टीरियल ब्रेकडाउन इन सॉइल्स एंड ओशियंस हो सकता है, ह्यूमन इंड्यूस में एग्रीकल्चर, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, ट्रांसपोर्ट, और बाई प्रोडक्ट होता है जब हम नाइट्रिक एसिड बना रहे होते हैं या एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। उसके बाद फ्लोरिनेटेड गैसेज आ जाती हैं, ये 3 टाइप की होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों टाइप में सबसे पहला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs बोलते हैं, फिर परफ्लोरोकार्बन्स, PFCs, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। परफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में और सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है वो मैग्नीशियम प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से हमें मिलता है। ट्रेस गैस की तरह यूज़ होती है गैस लीकेज को डिटेक्ट करने में, और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन केबल्स और सर्किट ब्रेकर्स में भी इसका यूज़ होता है। ये हमारी फ्लोरिनेटेड गैसेस थी। उसके बाद हमारा ब्लैक कार्बन आ जाता है। ब्लैक कार्बन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, या इसको हम एरोसोल कह सकते हैं, कॉमनली इसको हम सूट कहते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो पाता, जब धुआं बहुत होता है, जो ब्लैक कार्बन हमारी उस समय एमिट हो रही होती है, उसी को हम सूट कह लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्योर कार्बन होता है सेवरल लिंक्ड फॉर्म्स में। सोर्सेज क्या क्या होते हैं, बायोमास की बर्निंग से, सॉलिड फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं, या फिर डीजल के एग्जॉस्ट में। ब्लैक कार्बन इतनी खतरनाक क्यों होती है, हीट एब्जॉर्ब करने में इसका, ब्लैक हम जानते हैं कलर वैसे ही बहुत एब्जॉर्ब करता है हीट, तो ब्लैक कार्बन जब किसी चीज़ पर डिपॉजिट हो जाती है तो उस चीज़ की भी हमारी हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है। इससे एल्बिडो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, जैसे ही हमारी हीट जो है किसी सरफेस पे पड़ती है तो इस हीट को जो रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है उस सरफेस की, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ग्लेशियर्स को ले लें, ग्लेशियर्स जो होते हैं उनकी एल्बिडो बहुत हाई होती है, चमकीली सरफेस होती है, तो जितनी हीट आती है उसमें से ज़्यादातर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो हम कह देते हैं इसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये यहाँ पे अगर हमारे ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो गया, क्या करेगा, हीट ये सरफेस ग्लेशियर की बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगी और रिफ्लेक्ट कम करेगी, तब हम कह देते हैं कि एल्बिडो रिड्यूस हो गया। तो ब्लैक कार्बन का ये इफ़ेक्ट होता है कि एल्बिडो को रिड्यूस कर देती है।
दूसरा क्या होता है, एयर को डायरेक्टली भी हीट करने की क्षमता होती है। फिर बात तीसरे पॉइंट में यही है कि स्नो पैक्स या जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको डार्कन कर देता है ब्लैक सूट, जिसकी वजह से उनकी मेल्टिंग फास्टर हो जाती है। क्लाउडीनेस जो होता है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है ब्लैक कार्बन, और मॉनसून रेनफॉल को भी डिस्टर्ब करने का मेजर कारण ये हो सकता है। लाइफ टाइम बस इसकी शॉर्ट होती है, कुछ दिन या कुछ वीक्स तक रह सकती है। उसके बाद हमारा ब्राउन कार्बन आ जाता है। ये क्या होता है, एक अनआइडेंटिफाइड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक एरोसोल होता है, जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक बायोमास का जब कंबशन होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो ब्राउन कार्बन होता है उसको हम ग्रीन हाउस गैस की तरह काउंट करते हैं, ब्लैक कार्बन को हम सूट या सिर्फ डस्ट की तरह देखते हैं। अब हम अगर रेडिएटिव फोर्सिंग की बात करें, क्या होता है, अभी तक हमने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हमने पढ़ी, या हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें हैं, या तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देंगी या तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट देंगी। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या समझते हैं? पॉजिटिव का मतलब हम लेके चलते हैं इस केस में वार्मिंग इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि कुछ अच्छा हो रहा है, वार्मिंग इफेक्ट हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब ये वार्मिंग इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, जो कि हमने देखा। दूसरा क्या हो सकता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव इफेक्ट में हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है, ऐसी चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर को कूल करने का काम कर रही हैं। ये क्या करते हैं? एरोसोल्स इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारी नेगेटिव रेडियो एक्टिव फोर्सिंग कॉज करते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव फोर्सिंग क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? पॉजिटिव रेडियो एक्टिव फोर्सिंग करती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं? हीट करती हैं। वहीं जो हमारे एरोसोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? नेगेटिव हमारे रेडिएटिव फोर्सिंग करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर को कूल करते हैं। अब अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के रेडिएटिव फोर्सिंग की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, फिर हेलो कार्बन गैसेस का, या फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का, दोनों का सिमिलर होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये होता है हमारा ये रेडिएटिव फोर्सिंग देख ली हमने। उसके बाद हम इन गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका लाइफ टाइम और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे दिए हैं, इनका लाइफ टाइम यहाँ पे दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का वेरिएबल होता है लाइफ टाइम, 100 ईयर्स हम लेके चलते हैं। मीथेन का उसी टाइम पीरियड में 12 ईयर्स हम लेके चलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का 120, CFCs का 55 से 140, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का 3200 ईयर्स। ये लाइफ टाइम होती है। जितनी ज़्यादा लाइफ टाइम, उतनी ज़्यादा दिन तक गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में रहेंगी, और उतनी ज़्यादा वो खतरनाक और हमारी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेंगी। अब इन दोनों की अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें, मतलब एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारी गैसेस कितना हीट कर रही हैं, कितना उनका पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को और स्ट्रेंथन कर सके, इस चीज़ को हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में। 100 ईयर का टाइम फ्रेम हम लेकर चलते हैं। अब हम दो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं आपको, 4th ARC की वैल्यू देखेगी और यहाँ पे 5th असेसमेंट रिपोर्ट की वैल्यू दिखेगी। असेसमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? हमारा एक एजेंसी है IPCC। क्या होती है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करते हैं? असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जिसकी वैल्यूज़ हम देख रहे हैं वो है हमारी 5th असेसमेंट रिपोर्ट। लेकिन 4th असेसमेंट रिपोर्ट की भी वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी आता है एग्ज़ाम में। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो है हमारा 1, मीथेन का हमारा 21 है 4th ARC के हिसाब से, और 28 है 5th के हिसाब से। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड का हमारा 310 और 265 है। CFCs का हमारा 4700 से लेके 14400 तक, या फिर 4660 से लेके 13900 तक। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है 22 से लेके 23000 तक। अब अगर हम ग्लोबली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो गैस एमिट होती है
ग्रीन हाउस गैस वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, 76% ये एमिट होती है। दूसरे नंबर पे हमारी मीथेन होती है जो कि 16% होती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो कि 6%। उसके बाद हमारी फ्लोरिनेटेड गैसेज आ जाती हैं 2% में। तो आज हमने ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही साथ हमने रेडिएटिव फोर्सिंग के बारे में पढ़ा। रेडिएटिव फोर्सिंग से मेनली यही क्वेश्चन आता है, कुछ आपको ऑप्शन दे देंगे एरोसोल्स वगैरह, ग्रीन हाउस गैसेस के नेम, फिर इसमें से पूछते हैं इनमें से कौन हमारी नेगेटिव रेडियो एक्टिव फोर्सिंग करती हैं और कौन सी पॉजिटिव रेडियो एक्टिव फोर्सिंग करती हैं। तो आज का ये लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे मैंने PDF अपलोड्स की हुई हैं, और जल्द ही मैं इस यूनिट की भी PDF अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू।